अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 1.2। क्या ये प्रमेय? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ और देखते हैं जो इसको समझने के लिए जरूरी है। वो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को रिवीजन करा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो फॉरवर्ड करके आप लोग सीधे प्रमेय तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ही होती है। कैसी प्राकृतिक संख्या? वैसी प्राकृतिक संख्या जो कि खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, खुद और एक के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूं रफ में। प्राकृतिक संख्या होती है जो कि स्वयं और एक के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो, किसी और संख्या से। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, हाँ, दे रहा है सुनाई तो। हेलो, किसी और संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, किसी और संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो कि स्वयं और एक के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो सकती है? इसको हम लिख सकते हैं 1 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद 2 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी और इन दोनों के अलावा एक और संख्या है 2, उससे भी विभाजित होगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग समझ सकते हो। जैसे अब 5 का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो 5 सिर्फ 1 और 5 से विभाजित होगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब 6 लीजिए, 6 हमारा 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा। तो 1 और 6, 6 तो खुद है, तो 1 और 6 के अलावा भी 2 और संख्या है जिससे कि 6 हमारा विभाजित होगा। तो ऐसे संख्या हमारे विभाजित होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखा आप लोगों ने भाज्य संख्या क्या होता है। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे।
अभाज्य संख्या, ठीक है। ये भी प्राकृतिक संख्या होती है, वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो कि वैसी प्राकृतिक संख्या, इसको पी भी ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है, इसको पी से दर्शाते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या पी जो एक, और जो पी होता है वो 2 से बड़ा होता है, ठीक है, 2 या 2 के बराबर होता है। वैसी प्राकृतिक संख्या पी जो कि या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, जो एक और खुद पी, पी ये वाला पी के अलावा, के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो दो हमारा हमेशा अभाज्य संख्या होता है, 2, ठीक है, ये होता ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा, एक तो 1 से होगा और 2 से होगा, इन दोनों के अलावा और कोई संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। तो बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम संख्या, इसके अलावा जो भी सम संख्या है सारे के सारे भाज्य संख्या है, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 2 भी हमारा भाज्य संख्या होगा, पर ये अभाज्य संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के अलावा कोई भी और संख्या नहीं है जो 2 को विभाजित करे। उसके बाद आते हैं 3, 3 भी 1 और 2 के अलावा 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो हमारा परिभाषा क्या है, 1 और खुद p यहाँ पे 3 है, ठीक है, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो 1 और 3 से विभाजित हुआ, अब यहाँ पे और कोई संख्या नहीं मिल रहा है जो कि 3 को विभाजित कर सके। अब उसी प्रकार से 5 ले लीजिए, ठीक है, 5 भी 1 और 5 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ पे 6 ले लीजिए, 6 लेते हैं तो इसका 1 2 3 6, तो 1 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं मिलता जो इसको विभाजित करता, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या होता। तो यहाँ पे 2 और 3 भी जो है जो 6 को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं हमारे प्रमेय पे। तो हमारा प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसका मतलब है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या लीजिए आप, मान लेते हैं कि हमारा भाज्य संख्या a है, ठीक है, तो इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसा? ये इस तरह का होगा, P1 P2 P3 इस तरह का होगा, जहां की ये हमारे जो P1 P2 P3 ये सारे के सारे अभाज्य संख्या होंगे। तो इसको a को हमने गुणनखंडित कर दिया है, ठीक है, किस रूप में, P1 P2 P3 के रूप में, ठीक है। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए लेते हैं 4 है, ठीक है, इसको एक ना ही लिखने से भी चलेगा, 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 परिमेय
अभाज्य संख्या है, ये वाला 2 ये भी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या था, उसको हमने ये हमारे पास भाज्य संख्या था, सॉरी 4 हमारे पास भाज्य संख्या है, उसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडित के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। इसको गुणनखंडित कर दिया है अभाज्य संख्याओं में, और ये इसका गुणनफल लेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। जैसे कि एक जो उदाहरण और देता हूं, जैसे हमारे पास 6 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब देखिए 2 हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, 3 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है। अब इन दोनों का गुणनफल हमारे पास 6 आ रहा है, और जो कि भाज्य संख्या है, ठीक है। तो कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको हम इस तरह से गुणनखंडित कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास जो ये गुणनखंड है, प्रत्येक गुणनखंड हमारा अभाज्य संख्या होगा। इस रूप में हम लोग हमेशा व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, उदाहरण के लिए खुद से भी 10-15 उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब देखिए इसका भी हमने गुणनखंडन कर दिया है, जहां की प्रत्येक गुणनखंड हमारा अभाज्य संख्या है, और ये वाला जो है 12 हमारा भाज्य संख्या है। तो इस रूप में हम हमेशा व्यक्त कर सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा है। अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि इसका गुणनखंडित किया जा सकता है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखिए ये क्या है, जैसे कि 6 को हमने 2 गुना 3 लिखा, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 2। पर इसमें जो जो हमारे पास अभाज्य संख्या है इस गुणनखंडन में, इसमें भी वही वही अभाज्य संख्या है। तो अंतर क्या है, सिर्फ इसका क्रम अलग अलग हो गया है, ठीक है। इसमें पहले 2 आया, फिर 3 आया, इसमें पहले 3 आया, फिर ये 2 आया। तो ये जो आखिरी लाइन है, इसका यही मतलब है, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो अगर इसके हम क्रम को ना माने, मतलब कोई भी क्रम आए उससे हमें कोई लेना देना ना हो, बस ये जो गुणनखंडन का जो अभाज्य संख्या है सिर्फ उसको देखें, तो इसका जो गुणनखंडन होगा वो अद्वितीय होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2, मतलब जो जो इसका गुणनखंड आया सिर्फ उसको लिखें, 2 और 3, ठीक है। तो इसके अलावा तो और कोई गुणनखंड नहीं आ रहा है, तो ये जो गुणनखंड है वो अद्वितीय होगा। इसका क्रम इधर उधर हो सकता है, तो अगर आप इसका एक ही रूप में इसको लिखना चाहें तो हमेशा ऐसे लिखें कि पहले छोटे वाले संख्या को लिखें, फिर बड़े वाले संख्या को लिखें, तो ये हमेशा अद्वितीय होगा। उसके अलावा और भी उसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, यही कहना चाह रहा है। ये हमेशा एक ही तरह से लिखा जा सकता है अगर हम इसका क्रम को ना देखें तो, ठीक है। तो इसका यही मतलब है। ये जो प्रमेय है, इसका हम निष्कर्ष सिर्फ एक लाइन में ऐसे निकाल सकते हैं, जिसको क्या लिखेंगे हम, एक प्राकृत संख्या, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए या फिर नोट लगा लीजिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य का अभाज्य गुणनखंडन गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या x है, ठीक है, x हमारे पास भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बराबर p1 गुना p2 गुना p3 गुना pn, इस तरह से, ठीक है। अब इसका क्रम हम किस तरह से लेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि इसको पहले छोटे संख्या को लिखेंगे फिर बड़े संख्या को लिखेंगे, इस तरह से। तो इसको हमें क्या करना है, इसके क्रम को कैसे छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जो मैंने P1 लिया है, हो सकता है आप लोग उसको P2 ले लें, जो मैंने पहले लिया उसको आप लोग बाद में लें। जैसे यहाँ पे अगर मैं 6 को 2 गुना 3 लिखूं तो हो सकता है आप 6 को 3 गुना 2 लिखें। तो इस क्रम में ऐसे अगर क्रम को हम इधर उधर करेंगे तो अद्वितीय तो नहीं होगा ना इसका गुणनखंडन। तो इसीलिए इसको अद्वितीय बनाने के लिए हम इसमें मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे तो ये अद्वितीय होगा, उसी के लिए हम ये कर रहे हैं। तो क्रम को छोड़ते हुए किस तरह से हम क्रम को छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम P1 जो P1 जो है वो P2 से छोटा लें और P जो है वो P3 से छोटा लें, इस तरह से हमारा Pn ऐसे लें, मतलब पहले छोटे वाले को संख्या को लिखें, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, इस तरह से लिखें तो हमारा हमेशा अद्वितीय होगा। जैसे कि हमारे पास 12 है ना, 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 को हमेशा हम 2 गुना 3 ही लिखेंगे, 3 गुना 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें P1 P2 इस क्रम में लेना है कि जो हमारा पहला वाला संख्या वो छोटा हो, फिर दूसरा वाला संख्या उससे बड़ा हो। जैसे हम 15 लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 3 नहीं लिखेंगे, तो ये हमेशा अद्वितीय होगा इस तरह से। तो अब इसको अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जो P1 P2 है उसका घात को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 12 लेते हैं तो इसको हम 2 गुना 2 गुना 3 ऐसे लिखने के बजाय इसको 2 का घात 2 गुना 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर 25 है तो 25 को हम 5 का घात 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो भी ये हमेशा अद्वितीय होगा। अब यहाँ पे ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो परिभाषा के हिसाब से हमें ऐसे ही लिखना था प्रमेय के हिसाब से, पर इन दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास 20 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना गुना 5, ठीक है। ऐसे लिखने के बजाय इसको 2 का घात 2 गुना 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा एक ही अभाज्य संख्या बार बार आ रहा है उसको एक में लेके उसका घात लगा देंगे इस तरह से, तो ये हमेशा हमारा अद्वितीय होगा, ठीक है। तो किसी भी अभाज्य संख्या को किसी भी भाज्य संख्या को या फिर प्रकृत संख्या को अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं HCF पे, HCF A कोमा B का, ठीक है। तो इसका जो परिभाषा है वो मैं नहीं लिखा रहा हूं, मैं खुद से बता रहा हूं कि HCF आप लोगों को ज्ञात कैसे करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को A और B का A और B का अभाज्य गुणनखंडन करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन करना है, ठीक है। ये आप लोगों का पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या करना है कि जो दोनों के गुणनखंडन में समान है उनको लिख देना है। जो A और B दोनों के गुणनखंडन में
समान अभाज्य संख्या है उनको लिखिए। ठीक है, अब तीसरा काम क्या करना है, देखिए कि जो अभाज्य संख्या आप लोगों ने लिखा है उन अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी घात क्या है। ठीक है, तो उन अभाज्य संख्याओं का संख्याओं संख्याओं अ, संख्याओं का संख्याओं का सबसे छोटी घात को लेकर गुणनफल निकालिए। निकालिए, ठीक है, और यही जो गुणनफल आएगा वही आप लोगों का एचसीएफ होगा। यही गुणनफल आप लोगों का, यही गुणनफल एचसीएफ ए कोमा बी का होगा। ठीक है, अब ये तो लिखा दिया, अब देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। एचसीएफ हमें निकालना है 6 और 20 का। ठीक है, तो 6 का गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, तो इसका गुणनखंडन कैसे करते हैं ये आप लोगों को आता होगा, कैसे करना है इसको, ये वाला आप लोगों ने सीखा होगा। 6 ऐसे लिखना है, उसके बाद जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे इसको भाग भाग देना है, तो ये 2। ठीक है, उसके बाद जितने बार से जा रहा है उसको यहाँ पे लिखिए 3। जब तक नहीं जाएगा तब तक ऐसे चलते रहना है, तो 2 गुना 3, इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। उसके बाद 20 का करते हैं, 20 का, तो इसको भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको भाग दीजिए, 2 गुना 2 एकम 2 और ये 0। ठीक है, उसके बाद 2 5 10, तो जितनी बार गया 5 के आगे और इसको भाग नहीं दे सकते हैं, तो इस 20 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गया, 2 गुना 2, तो इसको घात 2 लगा दे रहे हैं। ठीक है, गुना 5, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब क्या करना है देखिए, मैंने किस रूप में लिखा है, ए और बी का अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो ये काम तो हमने कर दिया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, जो ए और बी दोनों के गुणनखंडन में समान अभाज्य संख्या है उनको लिखिए। ठीक है, तो एचसीएफ 6 और 20 का, अब देखिए दोनों में समान कौन सा है, 2 है, 3 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, जो दोनों में समान है, समान अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, दोनों के गुणनखंडन में जो समान अभाज्य संख्या है उनको देखिए, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इसमें भी है, तो 2 दोनों में समान है तो 2 को लिखेंगे। अब 3 इसमें नहीं है, मतलब 3 समान नहीं है, और 5 इसमें नहीं है तो 5 भी समान नहीं है, तो 5 और 3 को छोड़ देंगे, तो जो समान आएगा उसी को लिखेंगे। अब क्या करना है, उन अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी घात बोला था, यहाँ पे छोटी छूट गया, इसको लिख लीजिए, छोटी मैंने बोला था पर लिखने में छूट गया। सबसे छोटी घात को लेकर गुणनफल निकालिए, तो सबसे छोटी घात कौन सा है, सिर्फ इसी के लिए देखना है, जो अभाज्य संख्या आपने यहाँ पे लिखा है सिर्फ उसी को देखना है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसका तो घात 1 है, इसका घात 2 है, तो छोटी छोटी घात कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसको 1 ही लिखना है, और तो कुछ संख्या है नहीं तो उनका भी देखते, तो अगर उनका होता तो उनका भी देखते, तो जो ये उसके बाद इनका गुणनफल लेना है, इसमें तो और कुछ संख्या है नहीं तो गुणनफल तो नहीं लेंगे, तो जो ये आया संख्या यही इसका एचसीएफ होगा, तो
6 और 20 का HCF 2 होगा। ठीक है, एक दो और उदाहरण देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब HCF निकालते हैं। तीस का और 15 का। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ए और बी का अभाज्य गुणनखंडन करना है। ठीक है, तो 30 का गुणनखंडन करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, उसके बाद 15 का गुणनखंडन करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 गुना 5। ठीक है, गुणनखंडन कैसे करते हैं पता है ना आप लोगों को, यहाँ पे इसको लिखिए 30, उसके बाद सबसे छोटा अभाज्य संख्या लीजिए 2, तो ये 15 बार में जाएगा। उसके बाद 2 से नहीं जा रहा है तो अभाज्य संख्या बढ़ाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 से ये 5 बार में जाएगा। अब इन तीनों को गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन होगा। उसी प्रकार से 15 का करेंगे तो 2 से तो ये नहीं जाएगा, इसलिए 3 से करेंगे तो 3 पचे 15, इन दोनों का गुना इसका गुणनखंडन होगा। ठीक है, तो अब दूसरा काम क्या करना है हमें, जो ए और बी दोनों के गुणनखंडन में समान अभाज्य संख्या उनको लिखिए। तो दोनों में समान कौन सा है, 3 है और 5 है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 और 5। ठीक है, इसको गुना भी कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे छोटी घात है, ठीक है, उन अभाज्य संख्याओं को देखेंगे। 3 का अभाज्य संख्या को देखा, अब 3 का जो सबसे छोटा घात है उसको लिखेंगे, तो सबसे छोटा घात तो एक ही है तो 3 ही होगा। ठीक है, अगर कहीं पे 3 का घात 2 होता तो भी 3 ही होता, फिर अब 5 का देखेंगे तो 5 ही होगा, फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये हमारा HCF होगा। तो इसका HCF कितना हुआ, 15। ठीक है, और भी करेंगे, सवाल है तो वहां पे करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों को नॉर्मल तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं LCM में। LCM में क्या करना है, पहला काम इसमें भी A और B का गुणनखंडन कर देना है। ठीक है, तो यहीं से मैं समझा दे रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए। A और B का अभाज्य गुणनखंडन करना है। ठीक है, पहला नंबर सेम होगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। पहला काम आप लोगों को A और B का अभाज्य गुणनखंडन करना है। अब इसमें दूसरा नंबर जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, पहला नंबर ये है, अब दूसरा नंबर क्या होगा कि आप लोगों को जितने भी अभाज्य संख्या है गुणनखंडन में उनको लिखिए, जितने भी अभाज्य संख्या हैं सबको लिखिए। ठीक है, सबको लिखिए। ठीक है, उसके बाद उन अभाज्य संख्याओं का जो सबसे बड़ी घात है उनका गुणनफल कीजिए। अब उन अभाज्य संख्याओं का उन अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लीजिए। कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM होगा। ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं आप लोगों को उदाहरण समझाता हूं। ठीक है, स्क्रीन से छुप गया था, मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। उन अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM A, B का होगा। ठीक है, तो अब उदाहरण लेता हूं।
एलसीएम आप लोगों का निकालना है 6,20 का, ठीक है। तो इसका गुणनखंडन तो आप लोगों ने पिछले उदाहरण में ही किया था, तो उसी को लिख दे रहा हूँ। ये देखिए यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी पे। इसका गुणनखंडन 2 गुना 3 और 20 का गुणनखंडन 2 का घात 2 गुना 5। तो क्या करना है, सबसे पहला काम जितने भी अभाज्य संख्याएं सबको लिख देना है। एलसीएम निकालना है 6,20 का। तो इसके लिए यहाँ पे 2 है हमारे पास, 3 है और 5 है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहला काम क्या करना था हमें, ए और बी का गुणनखंडन करना था, उसको कर दिया। उसके बाद जितने भी हमारे पास, यहाँ देखिए क्या लिखवाया मैंने, उन अभाज्य जितने भी अभाज्य संख्या है सबको लिखिए। तो उसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तीनों को लिख दिया। उसके बाद अब जो सबसे बड़ी घात होगी इन अभाज्य संख्या का, उनको लेना है। तो 2 का घात कितना हुआ, बड़ा वाला 2, 3 का घात तो एक ही है और 5 का घात एक ही है। तो अब इसको गुना कर देने से इसका एलसीएम आएगा। तो कितना हो जाएगा 15, और ये 15 गुना 4 हमारा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है। सवाल में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और सूत्र है, उसको लिख लीजिए। आप लोगों को प्रश्नवाली हल करने में जरूरत पड़ेगा। तो HCF A, B को गुना करेंगे एलसीएम A, B का एलसीएम से, तो ये होगा हमारा A गुना B के बराबर होता है, ठीक है। जैसे आप HCF हमने निकाला है 6,2 का, तो कितना आया था, ये हमारा आया था 2, ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकाला था तो कितना आया था 6,20 का एलसीएम कितना आया था, ये आया था हमारा 60। अब इन दोनों को गुना कीजिए एलसीएम और एचसीएफ को, तो ये A गुना B के बराबर आएगा, ठीक है। तो करके देखिए HCF कितना है हमारा 2, एलसीएम कितना है हमारे पास 60, तो इसको गुना कीजिए तो ये आ गया 120। अब A गुना B करेंगे तो कितना आएगा, A हमारे पास 6 है और B हमारे पास 20 है, तो इसको गुना करेंगे तो 120 आएगा। देखिए दोनों बराबर आया। तो इसका यही मतलब है। ये कब हमें जरूरत पड़ता है, जब अगर आपके पास HCF और A गुना A और B है पता है आपको, HCF निकाल लिया, तो एलसीएम पता करने में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल में करेंगे इसको।